प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जो आपके व्याकरण का विषय है वाच्य। तो वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, अर्थात वाक्य में किस बारे में कहा जा रहा है उसे वाच्य कहा जाता है। वाक्य का वह प्रकार जिसमें प्रधानता को आधार रखा गया है। तो इसमें कर्म है, कर्ता है या भाव है, कौन प्रधान है, इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो वह वाच्य कहलाता है। तो वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो नीचे मैं आपको 3 उदाहरण दे रही हूँ, तो आप देखिए कि उन तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे है मोहन किताब पढ़ता है, पतंग आकाश में उड़ रही है, रोगी से चला नहीं जाता है। तो ये जो तीनों वाक्य हैं, इन तीनों वाक्यों में जो प्रधानता है वो अलग अलग चीज़ों की है। ठीक है, जैसे पहला है मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन जो है वह करता है और वह किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ने की क्रिया कर रहा है। दूसरा है पतंग आकाश में उड़ रही है, इसमें कर्म हो रहा है, कार्य हो रहा है। ठीक है, और तीसरा है रोगी से चला नहीं जाता, तो इसमें भाव को व्यक्त किया जा रहा है। तो पहला है आपका है कर्तवाच्य। तो कर्तवाच्य जहाँ मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ कि जहाँ कर्ता के बाद कर्ता होगा या नहीं, या शून्य कारक चिन्ह। शून्य कारक चिन्ह का अर्थ होता है कि वहाँ पर आपको कोई कारक चिन्ह नहीं होगा, लेकिन वो वहाँ पर अदृश्य रूप से विद्यमान रहता है। ये हो तो वहाँ पर कर्तवाच्य होगा। फिर है कर्मवाच्य, जब कर्ता के साथ के द्वारा हो या कर्ता निर्जीव हो तो वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। ठीक है, फिर है अगला आपका भाववाच्य। भाववाच्य कहा जाता है कर्ता के बाद से होगा या नहीं होता है तो वह भाववाच्य होता है, या तो से होगा और हमेशा वह नकारात्मक में ही लिखा जाएगा। तो इन तीनों में से भाववाच्य का प्रयोग बहुत कम दिखाई देता है, या कहें कि हम इसे बोलचाल में बहुत कम प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि कर्तवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। ठीक है, अब मैं इसको आपको विस्तार पूर्वक समझाती हूँ कर्तवाच्य के कुछ उदाहरण देकर। तो कर्तवाच्य पहला उदाहरण है बच्चे ने रोटी खाई, तो यह कर्तवाच्य है। कर्ता क्या है? बच्चा है, और ने कारक चिन्ह है, रोटी खाई। तो आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि कर्तवाच्य कहाँ पर होता है? जहाँ पर कर्ता होगा और कर्ता के साथ कारक चिन्ह होगा तो वहाँ पर कर्तवाच्य होगा। तो दूसरे में देखिए जया किताब पढ़ती है, तो यहाँ पर जया के बाद क्या है? शून्य कारक चिन्ह है। अगर हम कहेंगे जया किताब पढ़ती है, जया ने किताब पढ़ी। ठीक है, तो ने क्या है? यहाँ पर शून्य है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह शून्य कारक चिन्ह कहलाएगा। तो शून्य कारक चिन्ह जहाँ पर होगा वहाँ पर कर्तवाच्य होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर तीसरा है राजीव घर जा रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए राजीव घर जा रहा है में कारक क्या है? शून्य है। इसको हम कैसे कह सकते हैं? राजीव घर को जाता है, घर को जा रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राजीव घर जा रहा है तो कारक जो हैं वह शून्य है, तो कारक चिन्ह नहीं है। तो ऊपर की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, या तो यहाँ इसमें कारक चिन्ह होता है या शून्य कारक चिन्ह होता है। शून्य का मतलब वहाँ पर कारक चिन्ह नहीं लिखा जाता है, तो वहाँ पर कर्तवाच्य होगा। ठीक है, फिर है अगला आपका भाववाच्य। फिर आपका है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य कहाँ पर होगा? जहाँ पर कर्मवाच्य में पहला देखिए, इसमें मैंने क्या कहा था? कर्ता निर्जीव होता है। ठीक है, तो कर्ता निर्जीव है। पतंग उड़ रही है, तो पतंग अपने आप तो उड़ती नहीं है, पतंग क्या है? निर्जीव है, वह किसी के द्वारा उड़ाई जाती है। जब मैंने आपको परिभाषा बताई थी कर्मवाच्य की, तो मैंने आपको बताया था कि कर्ता निर्जीव होगा या के द्वारा उसमें
ऐसा भाव आएगा कि किसी के द्वारा वह कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पतंग उड़ रही है। पतंग क्या है? निर्जीव है, वह स्वयं तो उड़ेगी नहीं, तो उसे कौन उड़ाएगा? या तो हवा उड़ाएगी या मनुष्य उड़ाएगा। तो पतंग किसी के द्वारा उड़ाई जा रही है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। ठीक है। फिर है इमारत बन रही है। इमारत बन रही है, इमारत क्या है? निर्जीव है और किसी के द्वारा बनेगी, स्वयं तो बनेगी नहीं, तो द्वारा, के द्वारा। परिभाषा के अनुसार आप देखिए कि परिभाषा क्या बताई गई है। के द्वारा, मैंने कहा था कि कर्ता निर्जीव है और के द्वारा उसमें लिखा होगा। फिर है राम के द्वारा पत्र लिखा गया। तो राम क्या है? कर्ता है, के द्वारा, तो के द्वारा आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो गया। फिर है जब, क्या और किसको, इसका उत्तर मिलता है। जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं कि क्या और किसको, क्या उड़ रही है और किसके द्वारा हो रहा है, अगर इसका उत्तर हमें मिल जाता है तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। जब हम किसी से क्या और किसको यह प्रश्न पूछते हैं, अगर हमको उससे उत्तर मिलता है तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। जैसे पतंग उड़ रही है, क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। इमारत बन रही है, इमारत को कौन बनाता है? ठीक है, तो इमारत क्या हो जाएगी? क्या बन रही है? इमारत बन रही है। राम के द्वारा पत्र लिखा गया, पत्र को कौन, किसके द्वारा पत्र लिखा गया? राम के द्वारा पत्र लिखा गया। तो जहाँ पर इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त हो जाते हैं तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। ठीक है। अगला है भाववाच्य। भाववाच्य कर्ता और कारक और क्रिया प्रधान होती है। भाववाच्य में बच्चे से पढ़ा नहीं जाता। मैंने आपको क्या कहा था कि से आएगा और नहीं, कारक क्या आएंगे? से होगा। और हमेशा नकारात्मक में प्रश्न जो वाक्य होते हैं हमेशा नकारात्मक में ही होते हैं। बच्चे से पढ़ा नहीं जाता, तो कर्ता क्या है? बच्चा है, से कारक है, पढ़ा नहीं, नहीं क्या मतलब? नकारात्मक है। बीमार व्यक्ति से चला नहीं जाता, से कहा था अब मैंने आपको, से आएगा और बीमार है कर्ता, चला नहीं जाता। नहीं जाता, नहीं क्या है? नकारात्मक शब्द है, तो यहाँ पर क्या होगा? भाववाच्य होगा। ठीक है बच्चों। अगला देखिए आप। फिर है कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। अब आप कहेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्या होते हैं? तो कर्मवाच्य में, कर्तवाच्य में हमेशा सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया है जब किसी कार्य का, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का हमें पता चलता है तो वो क्रिया कही जाती है। तो सकर्मक क्रिया कहाँ पर होती है और अकर्मक क्रिया कहाँ पर होती है? ठीक है। जैसे कहाँ पर होती है? कर्म मौजूद हो तो सकर्मक, जिस वाक्य में कर्म मौजूद हो, मतलब उसमें कर्म हो रहा हो, तो वह सकर्मक होती है। और जहाँ पर कर्म मौजूद न हो तो वह अकर्मक होती है। जैसे राम पढ़ता है, इसमें हमें ये उत्तर नहीं मिलता क्या पढ़ता है, कौन पढ़ता है, किसको पढ़ता है। ठीक है। क्या और किसको, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है? कर्म कहाँ पर होता है? जहाँ पर हमें क्या और किसको, इसका उत्तर हमें मिल जाता है तो वहाँ पर कर्म होता है। तो यहाँ पर राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है, इसका उत्तर नहीं है। लेकिन अगर सकर्मक वाक्य होगा तो सकर्मक कहाँ पर होगा? राम किताब पढ़ता है। राम किसे पढ़ता है? किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो इसका उत्तर हमें मिल रहा है तो वहाँ पर वह सकर्मक होगा। जैसे ऊपर कहा था मैंने, कर्तवाच्य में क्या होगा? सकर्मक क्रिया भी हो सकती है, अकर्मक क्रिया भी हो सकती है, दोनों होती हैं। और कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक ही होती है। ठीक है, उसमें अकर्मक क्रिया नहीं होती, हमेशा सकर्मक क्रिया ही होती है। क्योंकि कर्मवाच्य में मैंने बताया था कि क्या और किसको, इसका उत्तर अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो वह क्या होती है? वह कर्मवाच्य होता है। तो कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। फिर है भाववाच्य। भाववाच्य में हमेशा क्रिया अकर्मक होती है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? जैसे ऊपर बताया था मैंने, बच्चे से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता तो पढ़ने का कार्य हो ही नहीं रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? क्रिया अकर्मक हो जाएगी, क्योंकि क्या है? वो नकारात्मक है, क्रिया हो नहीं रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है बच्चों। तो
आप इस वीडियो को अवश्य देखें और देख के इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इसको आप लोग शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को यह वीडियो प्राप्त हो जाए। और अगले वीडियो में मैं आपको जो आपका वाक्य के प्रकार हैं उनको समझाऊंगी, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन